बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इत्तलात अब तक मौसूल हुई हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग दी है उस पर कुछ सहाफ़ियों के दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया भी है क्योंकि मेरी पहले कुछ लोगों से बात हुई थी और बुशरा बीबी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब के सामने सूरत-ए-हाल रखी है और वो तमाम सूरत-ए-हाल रखी है जिसके बारे में इमरान खान साहब नहीं जानते थे, उन्हें पहले उसके बारे में नहीं बताया गया था। और अब तक जो इत्तलात मिल रही हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, कुछ गिले शिकवे भी हुए हैं। यानी बुशरा बीबी ने जो क्लेम किया जा रहा है वो ये भी बताया कि पंजाब से लोग निकलने में नाकाम रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग 24 तारीख और उससे पहले कैसे एक्टिव रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग डी चौक तक पहुँचे और कितनी रुकावटें थी, लोग कैसे डट गए, फिर वहाँ क्या हुआ वो सारा कुछ बताया। फिर जो पार्टी की लीडरशिप का किरदार था वो भी बताया, कौन लोग पहुँचे कौन नहीं पहुँचे, जो चीदा नाम है जिनके बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन थी। बुशरा बीबी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को दी है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे थे कि बुशरा बीबी को बुलाया जाए, मुझे उनसे मिलवाया जाए। अब ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद इमरान खान साहब को फ़ैसले लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब फ़ैसले तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट लेने हैं, बहुत पहले से लेने हैं, लेकिन अभी वो कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते और वो अपनी पार्टी के ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना कंट्रोल नहीं रखते बाहर आकर, तब तक वो कोई बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते और तब तक लेना भी नहीं चाहिए। मसलियत का ये तकाजा है कि टाइम को गुजारा जाए। इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि अभी टाइम गुजारेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं और कुछ लोगों के लिए इस मुलाकात में अच्छी खबरें नहीं हैं। बहरहाल कुछ लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि शायद बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो वहाँ से रवाना हो गई। इमरान खान साहब को जो लोग मिलने के लिए गए ना, उनको एक ख़ास किस्म का पैगाम देकर भेजा जा रहा है। यानी जो लोग भी इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, बड़े गैर महसूस अंदाज में उन्हें पहले ब्रीफ किया जाता है, हर एक को अलग तरीके से ब्रीफ किया जाता है और सब ये कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह भी जो सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने कॉल दी है वो कॉल इमरान खान साहब वापस ले लें। अब इमरान खान साहब को मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें जो बातें बताई गई उनमें एक ये है कि ये कॉल नहीं चल सकती, नाकाम हो जाएगी, अवाम में आपकी मकबूलियत को नुकसान पहुंचेगा और कोई रास्ता और निकल सकता है, तो लिहाजा ये कॉल अभी ना दी जाए, इसको डिले करने से फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की बातें इमरान खान साहब से की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी आया और जो स्टेटमेंट है मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अभी सिविल नाफरमानी का फ़ैसला नहीं हुआ, हम अभी मुल्क के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हमारी तहरीक तो वैसे भी जारी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट और मार्केट में आया कि अगर किसी ने नहीं सिविल नाफरमानी तहरीक के साथ चलना या किसी को ये पसंद नहीं है तो वो इस्तीफ़ा दे सकता है। पार्टी के हवाले से इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया, ये उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। दो मुतालबात है ना, एक वो ये कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनको ज़बरदस्ती कैद में रखा हुआ है, बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं, इमरान खान साहब को लगता है बेगुनाह है, दूसरी जानिब लगता है कि जी इनसे बड़ा गुनाहगार ही कोई नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सियासी नौइयत के कैदी हैं और सियासी मुकदमात में ये गिरफ्तारियां हुई हैं और ये पाकिस्तान की एक 70-75 साल की तारीख है। ये गिरफ्तारियां हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर दिया गया मामला, ज़्यादा सख्ती है। तो इमरान खान साहब का एक मुतालबा तो है कि बंदे छोड़ो, ख़वातीन को छोड़ो, और दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जो 26 नवंबर को हुआ और जो 9 मई को हुआ, इन दोनों की जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये दोनों जो इमरान खान साहब के मुतालबात हैं, बज़ाहिर तो मुतालबात बड़े जायज़ हैं। हुकूमत की जानिब से इशारा आया कि वो भी एक कमेटी बना रहे हैं और वो बात करेंगे इमरान खान साहब से। लेकिन बात तो एक दिन में ही होनी है, 1 घंटे में बैठेंगे, आइडिया हो जाएगा कि बात आगे बढ़ सकती है या नहीं। जब मुज़ाकरात कामयाब होने होते हैं ना तो 1 दिन काफ़ी होता है। 1 दिन में 3 दफ़ा मुलाकात होती है, मामला ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये बैठ गए 14-15 तारीख से पहले तो सूरत-ए-हाल बदल जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो फैसला किया था एहतजाज करने का या शोहदा की याद मनाने का, उस हवाले से उन्होंने तारीख को तब्दील कर दिया है। यानी पहले जो तारीख थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाज के लिए वो 13 तारीख थी दिसंबर की, और अब 15 तारीख जो है दिसंबर की उसको फाइनलाइज किया गया है। यानी 15 दिसंबर को एतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शोहदा के हवाले से एक दिन मनाएगी और पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद होगा, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे किए जाएंगे। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तैयारी है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वो जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि मीनारे पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होंगे। अब इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मरतबा ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान
پر डी चौक के शोहदा की दुआया तकरीब का हम ऐलान करते हैं। 25 दिसंबर को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर को जो है वो एक क्रिसमस का त्यौहार भी होता है। तो पाकिस्तान में एक छुट्टी होती है और इस दिन एक दुआया तकरीब मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है डी चौक के शोहदा की याद में। अब मामला ये है कि क्या इस दिन कंटेनर इकट्ठे किए जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, तो आप क्रिसमस ख़राब कर देंगे। पूरी जो अक़लियती कम्युनिटी है उनकी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप शहरों को बंद करेंगे, कंटेनर्स लगाएंगे, क्रैकडाउन करेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म और जबर करेंगे, तो वो फिर एक नई सिचुएशन बन जाएगी। दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है और हर पाकिस्तानी को जो है वो कायद-ए-आज़म एक सियासतदान थे और हर पाकिस्तानी को सियासत करने का हक है। अगर उस दिन उससे पाकिस्तानी से सियासत का हक छीन लिया गया तो इसका इंप्रेशन भी बहुत बुरा होगा। तो तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी समझदारी से ये फैसला किया है। अब देखते हैं वो इसके ऊपर कायम रहते हैं या नहीं रह पाते। लेकिन केपी हुकूमत ने एक बार फिर 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोहदा की दुआया तकरीब का ऐलान करते हुए चैलेंज किया है कि नून लीग भी जलसा कर ले और हम भी उस रोज़ आपके जलसे से ज़्यादा लोग निकलेंगे और साबित करेंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। सुहेल अफरीदी हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के मेंबर हैं, रुकन असम्बली हैं, सूबाई असम्बली। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को 79 लोगों पर गोलियां बरसाई गई, यहाँ इखलाकी इक़दार ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, ये दुआया तकरीबात भी हो रही हैं, शोहदा का दिन भी मनाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन FIR की दरख्वास्त नहीं दी जा रही। 4 बुनियादी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी थी, इमरान खान साहब ने कहा था, अभी तक चारों में से एक भी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं की। पहली चीज़, FIR दर्ज करवाई जाए। इमरान खान साहब ने तो नाम भी दिए थे वज़ीर आज़म के और वज़ीर दाखिला के कि इनके नाम शामिल किए जाएँ। अभी तक FIR का कोई मतन सामने नहीं आया। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट से अदालतों से रुजू किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी चीज़, जो लोग लापता हैं उनके बारे में अदालतों में पटिशन्स दायर की जाए। ऐसा भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई में सामने नहीं आया। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि CCTV फुटेज को महफूज बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। अगर 25 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ की हुकूमत ने आना है मीनार पाकिस्तान तक दुआया तकरीब के लिए, तो फिर एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। शदीद धुंध होती है, उन्हें ज़रा एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में स्वाबी के मुकाम पे मोटरवे पे बहुत धुंध होती है इन दिनों में। और दूसरा मुकाम जो है वो पिंडी भट्टियाँ से लेकर लाहौर तक, तो कई घंटे लग जाते हैं। लिहाजा टाइमली निकलना पड़ेगा अगर उन्हें 25 तारीख को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे प्रोग्राम करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पहला मुतालबा किया गया है, किसी भी कानूनी फोरम को इस्तेमाल किया गया है डी चौक के शोहदा के हवाले से, तो वो ज़रताज गुल वज़ीर साहबा ने किया। फिर एक खातून ने जो है वो अपनी लीडरशिप से ज़्यादा बहादुरी दिखाई है। ज़रताज गुल वज़ीर ने सवालात उठा दिए हैं और अब ये कानूनी फोरम है। इससे पहले कोई कानूनी फोरम इस्तेमाल नहीं किया, बयानात दिए, सोशल मीडिया पे दिए, पाकिस्तान की मीडिया को इंगेज किया, हर किस्म की बातचीत की, इंटरनेशनली मामले को उठाया, डॉक्यूमेंट्री जिसके ऊपर बनी, लेकिन कानूनी रास्ता अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी इख्तियार नहीं किया। अब ज़रताज गुल ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सवाल उठाया है और ये कायमा कमेटी बराए दाखिला है और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। अब ये कानून का हिस्सा है, ये एक लीगल प्रोसीजर का हिस्सा है, वहाँ पे जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि बताएं 25 और 26 नवंबर को किसके हुक्म पर शहरियों पर सीधी फायरिंग की गई? इस्लामाबाद से 1000 से ज़ायद पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर क्यों गिरफ्तार किया गया? ये जवाबात जो हैं ये मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से मांगे गए हैं कि हुक्म किसने दिया जनाब फायरिंग करने का। वज़ीर कानून बताएं कि कितने अफराद की अमवात हुई हैं और कितने जख्मी हुए हैं। वज़ीर दाखिला बताएं कि मुतीउल्लाह जान को पिम्स अस्पताल के बाहर से सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद से 1000 से ज़ायद पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर क्यों गिरफ्तार किया गया? फिर उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को उनकी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने पर क्यों धमकाया जा रहा है? मेरे हल्के से शफीक लुंड शहीद हुआ जिसकी लाश नहीं दी जा रही थी। ये सवालनामा वज़ीर दाखिला को दें और उनसे कहें कि इसका जवाब दें। तारिक बदल चौधरी साहब ने कहा जी खाली पश्तून नहीं उठाए जा रहे, हमारे अपने बंदे बहुत उठाए गए इस्लामाबाद से, यानी ताल्लुक वाले बंदे उनके भी हैं। अब देखें इस्लामाबाद के अंदर ये है कि बहुत सारे लोग पहले PMLN के थे या उनके ताल्लुकात अभी भी अच्छे हैं PMLN के लोगों से, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बन गए। वो लोग भी गिरफ्तार हुए। वो कह रहे हैं जी हमारे भी लोग गिरफ्तार हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अब पुलिस को तो नंबर पूरा करना है, पुलिस को बताया वो जी इतने बंदे आपने पकड़ने हैं और इतने आपने पश्तून पकड़ने हैं, वो धड़ा धड़ पकड़ के बंद करी जा रहे हैं। अब उसमें वो ये भी नहीं देख रहे कि बंदा हम किसका पकड़ रहे हैं। बेशुमार बेगुनाह लोग जो हैं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं।
बहरहाल ये आवाज़ उठाई है सरताज गुल वजीर साहबा ने, तो पहली कानूनी नुक्ता नज़र से एक लीगल फोरम को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी लीगल फोरम इस्तेमाल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था, आपको याद होगा जब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अक्टूबर में वाक़या हुआ था, तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया कि आईजी इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। बहुत देर से फैसला किया, लगभग 40-45 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उसी वक्त जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त जानी चाहिए थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है, और ये रिकॉर्ड मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है कि पाकिस्तान को मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100 और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर रखा गया है। यानी आप अंदाजा करें कि जो टॉप के मुल्क है ना, जहाँ पे इंटरनेट बहुत ही स्लो है, पाकिस्तान उन मुल्कों का हिस्सा बन गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फ़लस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है। अंदाजा करें कि जंग ज़दा इलाकों में पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस दौरे जदीद में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम है। इमरान खान साहब के दौर में भी इंटरनेट चल रहा था, लेकिन ये शिकायत नहीं आती थी। मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई अहम इवेंट होने लगता है, और पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई अहम मामला चलता ही रहता है, तो जब भी हुकूमत को लगता है कि अब हमारे ऊपर तनकीद आएगी, वो इंटरनेट ही स्लो कर देते हैं, बाद औक़ात इंटरनेट बंद ही कर देते हैं, बाद औक़ात को फायर वॉल्स किस्म की चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं। अब इन चीज़ों ने पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचाया? एक तो पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान। दूसरी चीज़ जो हो रही है, अभी जो माहिरीन ने एक डाटा दिया है, उस डाटा के मुताबिक ये जो स्लो इंटरनेट है, इसकी वजह से पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको जो काम मिलता है बैरूनी दुनिया से, मगरबी ममालिक से, उसमें 70% की कमी होने वाली है या हो गई है। अच्छा, ये जो सारा काम है, ये बिजनेस है, ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा, जिसके इम्कानात का इजहार किया जा रहा है बांग्लादेश या भारत को। यानी जो थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान में ज़र मुबादला आईटी के शोबे के अंदर पाकिस्तानी लेकर आ रहे थे, या हमारे नौजवान अपने तौर पे जोर लगा के पाकिस्तान को उठा रहे थे, गवर्नमेंट की तो पॉलिसी ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से तो सपोर्ट ही कोई नहीं है। अब अगर आईटी की इंडस्ट्री को अपने जोरे बाजू पे नौजवान उठा रहे थे और कोशिश कर रहे थे, तो बजाय इसके कि उसको सहूलत दी जाती, उनका इंटरनेट ही बंद कर दिया, जो उनका बेसिक टूल है। अब उसके नतीजे में हमारा 70% इंटरनेट पाकिस्तान का जो काम हमें मिल रहा था इंटरनेट की वजह से, या नौजवानों की एक्सपर्टीज़ की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे, वो जो सारा काम पाकिस्तानियों से छिना, लगभग 70% का नुकसान हुआ, 30% रह गया। वो 70% जाएगा कहाँ? अगर पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट बहाल नहीं होता, तो वो इंडिया जाएगा या बांग्लादेश जाएगा। हमारे क्लाइंट्स वहाँ चले जाएंगे, हमारे नौजवान जो हैं उनकी आमदन में कमी हो जाएगी, और इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी होगा। एक और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे, और साथ ही उन्होंने एक और फैसला किया कि वो इंसाफ की फराहमी के लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों में सफ़र करेंगे। तो मैं एक देखिए, अदलिया का वकार तो मजरूह हो चुका है पाकिस्तान में। आप किसी भी आदमी के सामने माइक करके आप पूछें अदलिया के वकार के बारे में, तो वो आपको बताएगा कि अदलिया का वकार इस वक्त क्या है। अब तो जो वकार मजरूह हो चुका है, उसको वापस बहाल करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रहा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निकलने का फैसला किया है, तो फिर बलूचिस्तान जाएं, लापता अफराद के लवाहिकीन से मिलें और इंसाफ दें। इससे आपकी अदलिया का वकार जो है वो बहाल हो जाएगा। डी चौक में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से मिलें, इन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्टें तक नहीं मिली, उनको इंसाफ दें। कुरम एजेंसी में जाएं, वहां जाकर देखें कि कौन सी नाइंसाफियां और जुल्म वहां पे हुआ है, उनको इंसाफ दें। अंदरूने सिंध में ज़मीनों पर कब्जे जाके छुड़ाएं, कच्चे के इलाके में जाकर देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। ईरानी तेल की स्मगलिंग जाके पकड़ें बलूचिस्तान के इलाकों से, जाएं और देखें किस तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहुत सारी जो बॉर्डर बेल्ट है, वहाँ पे अब अफीम की पैदावार हो रही है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान रजीम आया है, उन्होंने सख्ती की, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट की, अफीम की पैदावार बंद कर दी। अब वहाँ पे वो पैदावार नहीं हो रही, उन्होंने पहले भी बंद की थी, अब फिर बंद कर दी। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट हुए हैं और जो ये काम करने के लिए डेली आते हैं और वापस भी जाते हैं। तो यहाँ पे अफीम की पैदावार शुरू हो चुकी है। मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं सबूत भी दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा बॉर्डर बेल्ट के साथ साथ कितने खेत लगे हुए हैं, और ये हज़ारों एकड़ है, कोई 1-2 एकड़ नहीं है। फिर इस्लामाबाद से जो लापता हो गए लोग, उनके बारे में इंसाफ देना चाहिए पहले चीफ जस्टिस को। और अगर इंसाफ देना ही है, अदलिया का वकार मजरूह होने से बचाना है,
तो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने जो वोट डाले थे और उनका जो मैंडेट चोरी हुआ था, उन्हें उनका मैंडेट वापस लौटा दें, अदलिया का इससे बड़ा पुरवकार कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें करेगा कौन? अभी तक तो अदलिया का ऐसा कोई मूड लगता नहीं है, ना लगता है कि ऐसा कुछ किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज भी ताकत की हुक्मरानी है, सारे जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि वो ये तहरीक चलाएंगे सिविल नाफरमानी की। बड़ा सवाल जो इस वक्त तमाम जानिब से उठाया जा रहा है वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो सकती है? दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ ऐसी क़यादत है जिसने अब सख्त बयान देना शुरू किए हैं। हालांकि कानूनी कार्रवाई अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू नहीं की। जो सख्त बयान हैं उनमें एक असद कैसर साहब का, उन्होंने कहा गिरफ्तार कारकुनों को स्याह टोपियां पहनाएं जैसे हम दहशतगर्द हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो हम आइन और पाकिस्तान के वफादार हैं, तुम गोली चलाते हो और तुम्हें ये शर्म नहीं आती ये गोली हमारे टैक्स के पैसों से आई है, हमें दीवार से लगा रहे हो और मुतालबा करते हो तुम्हारी लाइन ये है। ये जनाब असद कैसर साहब का स्टेटमेंट है। शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि शहीद की कुलखानी के दौरान छापा मारा जाता है और शहीद के वर्सा पर FIR दर्ज कर दी जाती है। ये कौन लोग हैं? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे एहसासात नहीं है? क्या तुम्हारे जज्बात नहीं है? और उमर अयूब साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक हमारे 12 मासूम लोग शहीद हुए हैं, अब तक जो डाटा उनके पास मौजूद है, और 200 से ज्यादा लापता हैं। इनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं। जो सेल कायम किया है उस पर मजीद भी डाटा और इंफॉर्मेशन आ रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में शेयर करेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा कैसे करवाएगी। मुकदमा करवाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक तहरीर मौजूद हो जिसकी बुनियाद पे वो कहें जी हमने ये मुकदमा दर्ज करवाना है। अभी तक कोई तहरीर ही मौजूद नहीं है। CCTV फुटेज में पहले दिन से कह रहा हूँ, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने CCTV फुटेज जो इस्लामाबाद की है उसको महफूज बनाने के लिए किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी, किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का काम था जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।